वेलकम टू दी आरपी क्लासेस। हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने पहले वीडियो में आपका जो है पंचायती राजों का परिचय देख लिया था। आज की क्लास में हम लोग समितियों से पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समिति के बारे में थोड़ा सा मैंने एक टेबल सा बना दिया था, उसमें समिति और उनकी जो सिफारिशें थी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग उन समितियों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि बलवंत राय मेहता समिति, मतलब 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इसी समिति के सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था। आज हम लोग उसका पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने टेबल में कल क्या बनाया था, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख समितियां, ये हम लोगों ने कल एक टेबल के फॉर्म में देख लिया था, ठीक है। तो पहला समिति देखते हैं हम लोग। पहला समिति है इसमें बलवंत राय मेहता समिति। पहला समिति आपका कौन सा है? पंचायती राज अधिनियम से संबंधित पहली समिति है वो है बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन जनवरी 1957 में किया गया था। कब किया गया था? जनवरी 1957 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जिनके नाम पर है वही इसके अध्यक्ष थे। तो कौन थे? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इसका गठन करने का उद्देश्य क्या था? इसके गठन का उद्देश्य क्या था या विषय क्या थी? ठीक है, देखते हैं उद्देश्य। तो मैंने बताया था कि इसका गठन किस लिए किया गया था। पहला जो है 1952 में क्या आया था आपका? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1992 में शुरू किया गया था आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और 1953 में स्टार्ट किया गया था आपका राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम। राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम, इन दोनों की समीक्षा करने के लिए, इन दोनों की समीक्षा करना। क्या उद्देश्य था बलवंत राय मेहता समिति का? 1992 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 के राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम का समीक्षा करना, यह क्या था? इसका उद्देश्य था। तो इस समिति ने, देखिए, जनवरी 1957 में इसका गठन किया गया था। तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? इन्होंने नवंबर 1957 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। तब प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे तब पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 1957 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। तो पहला समिति कौन है? पंचायतों से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति। गठन कब किया गया था? जनवरी 1957। अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। उद्देश्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 के राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम की समीक्षा करना। और इसने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? नवंबर 1957 में। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है तो कुछ सिफारिशें भी की होगी। तो चलिए अब हम सिफारिशों को देखते हैं, ठीक है। चलिए अब उनकी प्रमुख सिफारिशों को देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें देखिए, इनकी जो सिफारिशें हैं, ये इनकी जो प्रमुख सिफारिशें हैं, देखो, पहला क्या था कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की, अनुशंसा की। कौन सा सिफारिश किया? पहला त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था।
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की क्या की, इन्होंने अनुशंसा की, सिफारिश की कि पंचायतों की स्थापना होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? त्रिस्तरीय होनी चाहिए। अच्छा, तो ये स्तर कौन कौन से हैं? देखिए, इसके 3 स्तर, जिला स्तर, दूसरा ब्लॉक स्तर, और तीसरा क्या है आपका? ग्राम स्तर। ग्राम स्तर पर, इन 3 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। जिला स्तर पर कौन सा? जिला स्तर पर इसका नाम क्या होगा? तो उन्होंने बताया कि इसका नाम होना चाहिए जिला परिषद। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। और ग्राम स्तर पर आपको पता ही है कौन सा? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। उन्होंने बताया था कि जिला परिषद को, कौन सा? जिला परिषद को क्या सलाहकारी और कैसी होनी चाहिए ये, मतलब जैसे त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना कर दी गई, तो उसमें जो है उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना करनी है। और जिला परिषद की स्थापना किस रूप में किया जाएगा? तो इसको सहायक या कौन सा? सहायक और अवलोकन करने वाला, मतलब इसके अंडर पे ये अपनी कुछ भी योजना बनाएगा, उसको ये क्या करेगा, और इसको पंचायत स्तर को कार्यकारी इकाई या निकाय, कार्यकारी निकाय के रूप में गठित करना है। किसको? ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति को, और जिला को किसके तौर पे? सहायक और अवलोकक। ठीक है, कोई भी मतलब योजना बनेगा उसको ये क्या करेगा? सिफारिश करेगा, मतलब अवलोकन करेगा, इनका सहायता करेगा। ठीक है, तो जिला परिषद को किस लिए? सहायक और अवलोकन करने वाले के रूप में, और पंचायत को कार्यकारी निकाय के रूप में स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। साथ ही उन्होंने इसके जो अध्यक्ष है, जिला परिषद के अध्यक्ष, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो उन्होंने बताया जिला अधिकारी। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाएगा? जैसे आज जिला पंचायत के अध्यक्ष को हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं, लेकिन इन्होंने जिला परिषद के अध्यक्ष को जिला अधिकारी नाम दिया। ठीक है, जिला अधिकारी होगा। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? जिला अधिकारी, जो कि कलेक्टर के अधीन होगा। किसके अधीन होगा? कलेक्टर, जो कि कलेक्टर के अधीन होगा। तो ये सारी सिफारिशें किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। पहला, त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसको मिटा देता हूं, दूसरी सिफारिश देखते हैं इनका। ठीक, ये समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इनकी दूसरी सिफारिश। पहली सिफारिश तो हो गई, कौन सा? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए। पहला सिफारिश क्या था? त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। दूसरा सिफारिश इन्होंने किया था कि ये स्थापना तो होगी, लेकिन कैसी होनी चाहिए? तो लोकतांत्रिक होनी चाहिए। लोकतांत्रिक एवं विकेंद्रीकृत। इसको मैंने बताया था कि गांधी जी ने जो पंचायती राज की परिकल्पना की थी कि कैसी होनी चाहिए, उन्होंने भी लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत पंचायतों की स्थापना की बात कही थी। तो इन्होंने भी किसका सिफारिश किया है? लोकतांत्रिक एवं विकेंद्रीकृत, लोकतांत्रिक एवं विकेंद्रीकृत पंचायत। ठीक है, ये इन्होंने दूसरी सिफारिश की कि लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। इन्होंने, अब पंचायतों की स्थापना हो गई, तो इन्होंने एक और सिफारिश की कि उनको वित्तीय साधन उपलब्ध कराया जाए, मतलब पंचायतों को अपनी योजनाओं, या फिर इन्होंने एक और बात कही थी कि जो भी कार्यक्रम, जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में आया था, उसमें कुछ कमियां थी क्योंकि वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। तो इन्होंने बताया कि जो विकास के कार्यक्रम या योजनाएं हैं उसको पंचायत स्तर पर लागू करना चाहिए। तो इन्होंने तीसरी सिफारिश ये की कि विकास संबंधी योजनाओं, विकास संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों, विकास संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों को कहां पे लागू करना चाहिए? तो पंचायत
स्तर पर लागू करना चाहिए। ठीक है, ये सिफारिश भी की थी 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। मतलब वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा था, मतलब सही से काम नहीं कर पा रहा था। जो योजनाएं थी, जितना सोचे थे उस हिसाब से वो काम नहीं कर पाया था। इसीलिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। तो उन्होंने बताया कि विकास संबंधी जो भी योजनाएं हैं या कार्यक्रम है उसको पंचायत स्तर पर लागू करना चाहिए। एक सिफारिश की, अगर पंचायत स्तर पर उसको लागू किया जा रहा है तो कुछ तो उसको वित्तीय साधन मिलने चाहिए पंचायतों को। तो इन्होंने यह किया कि पंचायतों को वित्तीय साधन उपलब्ध कराया जाए। तो इन्होंने इतनी सिफारिशें की थी पंचायतों को लेकर। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें समझ आ गई। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। चलिए इसका परिणाम देखते हैं हम लोग। परिणाम, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों का परिणाम। इसी मतलब देखिए, जो मैंने बताया था कि सबसे पहले पंचायतों की स्थापना कहाँ की गई थी, तो राजस्थान के नागौर जिले में। वो इसी समिति के सिफारिश पर किया गया था। तो इसका देखिए पहला परिणाम देखिए, सर्वप्रथम पंचायतों की स्थापना का आधार। ठीक, क्या था जो सर्वप्रथम पंचायतों की स्थापना का आधार कौन सा है, तो बलवंत राय मेहता समिति। दूसरा, इसी समिति के सिफारिश पर कब, गांधी जयंती, कब होता है गांधी जयंती, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के कौन सा, नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में क्या किया गया, पंचायतों की स्थापना की गई। राजस्थान के नागौर जिलों में प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायतों की स्थापना की गई। ठीक, और यही मैं बताया था कि इसके बाद ही 1959 में ही कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में भी पंचायतों की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये रहा अपना बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, जनवरी 1957 को। दूसरा देखें कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष कौन रहे होंगे, तो बलवंत राय मेहता ही। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने देखा कि ये किस लिए गठित किया गया था, तो 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 के राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम की समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इसने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन्होंने निम्न सिफारिशें की। पहला, त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना होनी चाहिए। पहला, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर। जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की स्थापना की सिफारिशें की थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसी होनी चाहिए, तो पंचायतों को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत स्थापित किया जाना चाहिए। तीसरा देखा कि जो भी कार्यक्रम बनते हैं, विकास संबंधित कार्यक्रम एवं योजनाओं को ग्राम स्तर पर लागू करने की सिफारिश की और इन्होंने स्थापित की। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने और क्या बताया कि वित्तीय साधन उपलब्ध कराया जाए। फिर उसका परिणाम क्या हुआ कि सर्वप्रथम पंचायतों की स्थापना का आधार बना। दूसरा ये कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायतों की स्थापना की गई। इसी समय 1959 में आंध्र प्रदेश में भी पंचायतों की स्थापना कर दी गई, लेकिन सही से व्यवस्थित ना होने के कारण क्या हुआ, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होने के कारण, सही से प्लानिंग नहीं होने के कारण यह असफल रहा। ये क्या हो गई आपका, असफल रहा। सही से प्लानिंग ना होने के कारण ये असफल रहा। तो फिर उसके बाद दूसरी प्रमुख समिति हम लोगों ने पढ़ा था अशोक मेहता समिति। तो चलिए अब हम लोग अशोक मेहता समिति के बारे में पढ़ते हैं।
ये हो गया आपका पहला बलवंत राय मेहता समिति। दूसरा आते हैं हम लोग अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो अशोक मेहता समिति का गठन मैंने बताया था कि जनता पार्टी की जब सरकार आई थी, कौन थे? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने पंचायतों के पुनरुद्धार के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया था। तो दूसरा आते हैं हम लोग अशोक मेहता समिति। दूसरा आते हैं हम लोग अशोक मेहता समिति। इसका गठन कब किया गया था? मैंने बताया इसका गठन 1977 में किया गया था। गठन कब किया गया था इसका? 1977 में। किसके द्वारा किया गया था? तो जनता पार्टी की सरकार। कौन थे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही काम आएगा आखिरी में, परिणाम जब होगा तब देखेंगे। ठीक, गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन रहे होंगे? तो अध्यक्ष थे यही अशोक मेहता। ठीक, अध्यक्ष अशोक मेहता, अध्यक्छ थे आपके अशोक मेहता। इसका उद्देश्य क्या था? तो मैंने बताया इसका उद्देश्य, मोरारजी देसाई ने अब 1959 में जब पंचायतों की स्थापना कर दी, लेकिन वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा था क्योंकि प्लानिंग में कमी थी। इसीलिए पंचायतों के पुनरुद्धार के लिए, किस लिए? पंचायतों का पुनरुद्धार। क्या था इसका उद्देश्य क्या था? तो पंचायतों का पुनरुद्धार करना था। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के बाद गठित हुआ आपका अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का उद्देश्य क्या था? पंचायतों का पुनरुद्धार करना। इसने अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की। ठीक है, रिपोर्ट कब दिया? इन्होंने अपना रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की। ठीक, 1978 में प्रस्तुत की और इन्होंने टोटल अब इनकी सिफारिशें देखते हैं। इन्होंने टोटल 132 सिफारिशें कर दी, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख सिफारिशें देखते हैं हम लोग। पहला देखिए, जो इनका सबसे मेन है और यहीं से क्वेश्चन पूछता है, अशोक मेहता समिति ने ही मतलब द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। तो क्या किया था? द्विस्तरीय पंचायती राज। एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने। तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की तो सिफारिश कर दी थी। तो अब कौन कौन से हैं? तो देखो, 2 स्तर कौन कौन सा? एक था आपका जिला स्तर पर इन्होंने दिया कौन सा? यहां नीचे लिख देता हूं, जिला परिषद। और इन्होंने जो मध्य स्तर पर पंचायतों की गठन होती है उसको इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया और बोला कि गांवों के समूह, कौन सा? गांवों के समूह। पर कैसे गांवों के समूह? मतलब जब 2 या 2 से अधिक गांवों को मिलाकर अगर उसकी जनसंख्या 15,000 से 20,000 तक, क्या होना चाहिए? 15,000 से 20,000 की आबादी, 15 से 20,000 की आबादी के लिए इन्होंने पंचायत की स्थापना, मतलब इस स्तर पर गांव के समूह के स्तर पर जब उनकी आबादी कितना हो जाए? 15 से 20,000 के आसपास हो जाए, तो उसके लिए मंडल पंचायत की स्थापना की सिफारिश की। तो कौन कौन से थे? अशोक मेहता समिति की पहली सिफारिश थी कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जाए। जिला स्तर पर जिला परिषद और गांव के समूह के लिए जब उनकी जनसंख्या 15 से 20,000 के बीच हो जाए तो किसकी स्थापना की जाए? तब मंडल पंचायत की स्थापना की सिफारिश की। तो ये इनकी पहली सिफारिश थी। दूसरा इन्होंने बताया, बोला कि जो पंचायत स्तर है वहां पे चुनाव होने चाहिए, मतलब पंचायती राज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? निर्वाचित होनी चाहिए। तो इन्होंने चुनाव की सिफारिश की। ठीक, अब चुनाव होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए इसको भी इन्होंने बताया। तो इन्होंने बताया कि चुनाव जो है वो राजनैतिक दलों के आधार पर होना चाहिए। मतलब जैसे अभी भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, जनता कांग्रेस, इस तरीके से पार्टी है, तो चुनाव में भी ये डायरेक्ट आके पार्टिसिपेट करें। तो इन्होंने क्या बोला कि चुनाव होना चाहिए और राजनीतिक दलों के आधार पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में आपको पता होगा कि पंचायतों में चुनाव जो है राजनीतिक आधार पर नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी सिफारिशें इन्होंने की थी।
ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग इसके सिफारिशों का परिणाम क्या हुआ। तो मैंने बताया था कि जनता दल की सरकार, जनता पार्टी सरकार मोरारजी देसाई द्वारा इसको गठित किया गया था। तो हुआ ये कि सरकार तो गिर गई। क्या हो गई? सरकार गिर गई। परिणाम देखते हैं। परिणाम, मोरारजी देसाई सरकार गिर जाने के कारण इस तरीके का भी क्वेश्चन बनता है ना कि अशोक मेहता समिति की सिफारिशें क्यों सफल नहीं हुई। तो इसका कारण क्या था कि मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। सरकार क्या हो गई? गिर गई। आपको पता ही होगा कि कैसे इमरजेंसी के बीच में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था, उसके बाद जब तत्काल चुनाव हुआ तो जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई की सरकार बनी और उन्होंने अशोक मेहता समिति का गठन किया पंचायतों के पुनरुद्धार के लिए। लेकिन चूंकि यह समिति क्या है, मोरारजी देसाई द्वारा गठित की गई और मोरारजी देसाई की समिति ही गिर गई, मतलब मोरारजी देसाई की सरकार ही गिर गई और यह इनकी सिफारिशों पर आगे काम नहीं हो पाया। लेकिन नोट करके आप याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति भले ही मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर यह लागू नहीं हो पाया। कहाँ पे? राष्ट्रीय स्तर पर यह लागू नहीं हो पाया। लेकिन इसी समिति के सिफारिशों को कुछ राज्यों जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल तथा वेस्ट बंगाल ने लागू कर दिया। मतलब उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपना लिया। कौन कौन से? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो जो जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम है, मतलब जो राज्य, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से क्या है आपका? 20 लाख से कम है, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पे मध्य जो स्तर है वहां की पंचायतों का गठन नहीं किया जाता। वहां पे कौन सा आपका? एक तो जिला परिषद और ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। तो मध्य स्तर कौन सा था आपका? मंडल पंचायत, जिसको मतलब अशोक मेहता समिति ने मंडल पंचायत की अशोक मेहता समिति बोलता हूँ, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति, तो उसका गठन आज भी नहीं किया जाता है। ये राज्य देखिए तो कौन कौन सा है आपका? एक है आपका गोवा, दूसरा है आपका मणिपुर, तीसरा है आपका सिक्किम। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर मध्य स्तर, जैसे हम लोग के यहाँ कौन सा है? एक जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। तो वहां पे जनपद पंचायत का गठन नहीं किया जाता। वहां पे कौन सा है आपका? सीधा जिला पंचायत है और ग्राम पंचायत। कौन कौन सा राज्य है? गोवा, मणिपुर और सिक्किम। और जो अशोक मेहता समिति है उसकी सिफारिशों को अपनाने वाले राज्य कौन कौन से थे? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये हो गई हम लोग की दूसरी समिति, अशोक मेहता समिति। अब हम लोग देखेंगे अगला कौन सा है आपका? अशोक मेहता समिति के बाद है GV.K. राव समिति। इसके बारे में मैंने बताया था कि GV.K. राव समिति, तीसरा समिति है आपका GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति, GV.K. राव समिति। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1985 में। ठीक, 1985 में किसकी सरकार आ गई थी? राजीव गांधी की सरकार आ गई थी। ठीक है, 1985 में। इसका उद्देश्य क्या था? अध्यक्ष तो यही होंगे GV.K. राव। तो इसका उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन। क्या था? ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन। तो GV.K. राव समिति का गठन 1985 राजीव गांधी की सरकार थी, जब राजीव गांधी सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था। आपको पता ही होगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना से सरकार ने गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। वहीं 6वीं पंचवर्षीय योजना में जब राजीव गांधी की सरकार थी तब उन्होंने गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास के लिए GV.K. राव समिति की गठन की। लेकिन अब ये भी सोचे होंगे, थोड़ा सा मेरे को भी पढ़ लेंगे पंचायत में करके, इन्होंने पंचायतों से संबंधित कुछ सिफारिशें कर दी। इन्होंने अपना रिपोर्ट 1985 में ही प्रस्तुत कर दिया। इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया? 1985 में ही प्रस्तुत कर दिया और इन्होंने कुछ सिफारिशें की।
पहला बताया था इन्होंने किस चीज की सिफारिश की थी, तो नियमित चुनाव, नियमित चुनाव। लेकिन ये नियमित चुनाव, जैसे आज आपको पता है कि केंद्र पे जो लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों में होता है, 5 वर्षों में होता है, तो इन्होंने भी देखा कि 5 वर्षों में तो वहाँ चुनाव होता है। इससे पहले अशोक मेहता समिति ने बोला कि चुनाव होना चाहिए और राजनीतिक दलों के आधार पर होना चाहिए, लेकिन GV के राव ने बताया कि चुनाव होने चाहिए लेकिन नियमित चुनाव होने चाहिए, और इसका अंतराल कितना होना चाहिए, तो 5 वर्ष, मतलब प्रत्येक 5 वर्ष में यहाँ चुनाव होना चाहिए। इसकी सिफारिश किसने की थी, तो GV के राव समिति ने की थी। और दूसरा इन्होंने कहा था जिला परिषदों, जिला परिषदों मतलब जिला स्तर पर किसका गठन किया जाता है, जिला परिषदों। तो जिला परिषदों को क्या हो, नियोजन का अधिकार दिया जाए। नियोजन मतलब प्लानिंग, नियोजन का अधिकार हो। इसकी सिफारिश किसने की थी, तो GV के राव समिति ने की थी। ठीक, ये 2 सिफारिशें इन्होंने की थी। इसी के बाद जो है एक प्रमुख समिति आया था आपका, वो है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ठीक, ये समिति गठन 1985, रिपोर्ट भी अपना 1985 में दिया। उद्देश्य क्या था, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन, और रिपोर्ट 1985 में प्रस्तुत कर दी। सिफारिशें की है नियमित चुनाव का, प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होना चाहिए, और जिला परिषदों को नियोजन का अधिकार हो, मतलब कुछ भी विकास संबंधी योजनाएं हैं वो जिला परिषद भी अपने हिसाब से बना सके। इसका अधिकार देने की सिफारिश किसने की थी, तो GV के राव समिति ने की थी। अब अगला समिति देखते हैं हम लोग, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। अगला समिति देखते हैं लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 1986 में। 1986 में अध्यक्ष कौन रहे होंगे, तो लक्ष्मीमल सिंघवी ही रहे होंगे। ठीक, इसका उद्देश्य था, इसका भी उद्देश्य पंचायतों के जीर्णोद्धार के लिए, पंचायतों के जीर्णोद्धार के लिए किया गया था। जैसे अशोक मेहता समिति का पंचायतों के जीर्णोद्धार के लिए गठन किया गया था, उसी प्रकार जब GV के राव समिति ने सिफारिशें की तो इन्होंने राजीव गांधी सरकार ने देखा कि पंचायतों की स्थापना के लिए एक और कमेटी की गठन की जाए जो प्रॉपर उसी पे काम करे। तब उन्होंने लक्ष्मीमल की अध्यक्षता में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया 1986 में। ठीक, इन्होंने 1986 में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और इन्होंने कुछ सिफारिशें की। तो इनकी सिफारिशें देखते हैं। इनकी सिफारिशें हैं, इनकी पहली सिफारिश ये थी कि पंचायती राज संस्थाओं को, पहली सिफारिश क्या थी, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दी जाए। मतलब इन्होंने कहा कि पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दी जाए। संवैधानिक दर्जा दी जाने का मतलब है कि इसके लिए अलग से संविधान में भाग हो, अनुसूची हो, अध्याय हो, अनुच्छेद हो। मतलब इन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं का जीर्णोद्धार तभी हो सकता है जब उसको संवैधानिक दर्जा दी जाए। संवैधानिक दर्जा का मतलब क्या होगा कि उसको संविधान के भाग में शामिल की जाए, अनुसूचियां बनाया जाए और उसके लिए क्या है, अब अनुच्छेद बनाया जाए। इसकी सिफारिश किसने की थी, तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सिफारिश लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने की थी। ठीक, और इसका परिणाम क्या हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, संवैधानिक दर्जा देने की जो सिफारिशें की थी, इसका जो मेन था, इन्होंने और एक बोला था दूसरा कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कराधान की शक्ति दी जाए। आत्मनिर्भरता के लिए कराधान, मतलब टैक्स लगाने की इनको क्या होनी चाहिए। अगर ये अपने आप का मतलब अपने वित्तीय साधन के लिए अगर खुद पर निर्भर करते हैं, मतलब खुद अर्जित कर पाते हैं, तो वो कैसे होंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो आत्मनिर्भर होने के लिए उनको कराधान, टैक्स लगाने की शक्ति प्रदान करने की सिफारिश किसने की थी, तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने की थी। इसका हम लोग परिणाम देखते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ कि जब राजीव गांधी की सरकार ने 1989 में इसी समिति की सिफारिश पर 64वां संविधान
संशोधन विधेयक, एक्ट नहीं ना, विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। जब राजीव गांधी की सरकार ने 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, किस समिति की सिफारिश पर? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पर। और क्या हुआ, जब लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश 64वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया, तो ये क्या हुआ कि लोकसभा से तो ये पारित हो गई, लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया और यह विधेयक क्या हो गया? लैप्स हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि 64वां संविधान संशोधन विधेयक क्यों लैप्स हो गया। उसमें दिया था कि लोकसभा से पारित नहीं हो पाया, राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया, सरकार गिर गई, उपरोक्त सभी ऐसा। तो उसका आंसर क्या था कि ये लोकसभा से पारित नहीं हो पाया। ठीक, तो ये हो गया आपका लक्ष्मीमल सिंघवी समिति गठन 1986। पंचायतों का जीर्णोद्धार इसका उद्देश्य था। सिफारिश की कि इस पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दी जाए और आत्मनिर्भरता के लिए कराधान की छूट दी जाए। ठीक, अब अगला देखते हैं हम लोग। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के बाद हम लोग क्या पढ़े थे? पीके थुंगन समिति। अब पढ़ेंगे हम लोग पीके थुंगन समिति के बारे में। पीके थुंगन समिति, अगला देखते हैं अपन लोग पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति, इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1988 में। अच्छा, अध्यक्ष कौन रहे होंगे? अध्यक्ष पीके थुंगन। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति गठित हुई थी उसकी समीक्षा करना, मतलब उनकी सिफारिशों की समीक्षा करना। तो LM सिंघवी समिति की सिफारिशों की समीक्षा करना, ML सिंघवी समिति की सिफारिशों की समीक्षा करना। इन्होंने 1988 में ही अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया और प्रस्तुत करने के बाद इन्होंने भी कुछ सिफारिशें की। ठीक, इनकी सिफारिशें हैं। अब इनका गठन किस लिए किया गया था कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिशों की समीक्षा करना। तो उन्होंने बोला क्या था कि पंचायतों को क्या देना चाहिए? संवैधानिक दर्जा देनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की क्या की? अनुशंसा की। मतलब जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने बोला कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, तो इन्होंने भी क्या की कि हाँ, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, दूसरा इन्होंने आरक्षण की बात कही। क्या कही? दूसरा इन्होंने बोला कि पंचायतों में चुनाव जब हो तो क्या हो कि आरक्षण दी जाए। आरक्षण, अब आरक्षण कैसा मिलना चाहिए? जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। अच्छा, जनसंख्या के आधार पर। तो इसी में अगर इन्होंने आरक्षण की बात कही है तो पहली बार महिला आरक्षण की भी बात इन्होंने ही कही होगी। तो महिलाओं को भी पहली बार आरक्षण देने की बात इन्होंने ही कही थी। यह भी क्वेश्चन बनता है कि महिलाओं, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का सिफारिश किसने की थी? तो किसने की थी? पीके थुंगन समिति ने की थी। ठीक, तो ये इनकी सिफारिशें थी। अब इनकी सिफारिशें थी तो वही है 64वां संविधान संशोधन विधेयक 88 के बाद 89 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की समीक्षा करना था। ठीक, तो ये था इनका परिणाम बोलता हूँ, ये हो गया उनकी सिफारिशें। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महिला आरक्षण और संवैधानिक दर्जा, मतलब संवैधानिक दर्जा किसने दिया था? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने, लेकिन उसकी अनुशंसा किसने की थी? तो पीके थुंगन समिति ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग पीके थुंगन समिति के बाद पीके थुंगन कौन कौन सा हो गया हम लोग का? बलवंत मेहता समिति हो गया, बलवंत राय मेहता समिति। फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति। फिर उसके बाद देखें हम लोग GV राव। फिर उसके बाद लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति। 5 हो गया। छठवां अपना समिति कौन सा है? छठवां समिति मैंने बताया था गॉडगिल समिति। गॉडगिल समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन भी 1988 में किया गया था। कब किया गया था? 1988 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था?
पंचायतों की मतलब पंचायतों को और इफेक्टिव बनाने के लिए, इफेक्टिव को बोलते हैं पंचायतों को और अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, और अधिक प्रभावशाली कैसा बनाया जाए। तो इसलिए किस उद्देश्य से गॉडगिल समिति की गठन की गई थी कि पंचायतों को और अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जाए। ठीक, तो इन्होंने अब बताया कि कैसे, तो बताया कैसे, सिफारिशें की होगी। तो इनकी सिफारिशें देखते हैं। इन्होंने सिफारिशें की, पहला त्रिस्तरीय, पहले से ही हो चुकी है, त्रिस्तरीय पंचायत। अब 3 स्तर है तो तीनों स्तरों पे आरक्षण, तीनों स्तरों पर आरक्षण। ठीक, दूसरा राज्य वित्त आयोग, दूसरा सिफारिश किया है राज्य वित्त आयोग। इन्होंने भी मतलब संवैधानिक दर्जा मिलनी चाहिए, इन्होंने भी बोला संवैधानिक दर्जा। त्रिस्तरीय पंचायती राज, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, SC ST मतलब ये सारी चीजें जो आज पंचायतों में मेन जो है ना, गॉडगिल समिति, इसी समिति के सिफारिशों के आधार पर जो 73वां संविधान संशोधन है वो लाया गया। तो 73 संविधान संशोधन में जितने भी प्रावधान हैं उनकी सिफारिशें किसने की थी, तो गॉडगिल समिति ने की थी। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, आरक्षण, ये सारा प्रावधान किसने किया था आपका, इन मतलब सिफारिशें किसने की थी, तो गॉडगिल समिति ने। इसका परिणाम क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है ना गॉडगिल समिति भी। तो इसका परिणाम ये हुआ कि ये 73वां संविधान संशोधन विधेयक, 73वें संविधान संशोधन विधेयक का आधार बना। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो सारी चीजें हैं, उसे सबसे इनसे फैक्ट्स, पूरा फैक्ट बता रहा हूं और यहां से आपका क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, तो ये था आपका गॉडगिल समिति। गठन कब किया गया था, 1988 में। उद्देश्य क्या था, तो पंचायतों को कैसे प्रभावशील बनाया जाए। फिर उसके बाद इसने प्रभावशील बनाने के लिए सिफारिशें की कि संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, तीनों स्तर पर आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं को, SC ST सबको जनसंख्या के अनुपात पे क्या हो, आरक्षण मिले। राज्य वित्त आयोग मतलब करों के बंटवारे के लिए क्या हो, राज्य वित्त आयोग। फिर राज्य निर्वाचन आयोग, इसका इलेक्शन कराने के लिए। ठीक है, मैंने बताया था कि आपका जो ये 73वां संविधान संशोधन विधेयक है उसको राज्य सूची का विषय बनाया गया है, इसलिए राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं के गठन का प्रावधान भी किया गया। ठीक, अब देखते हैं हम लोग, ये हो गया, यहां तक याद भी हो गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे बताया था मैंने, अब ये 73वां संविधान संशोधन हो गया, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के बाद जो अनुसूचित क्षेत्र थे, कौन सा अनुसूचित क्षेत्र थे, वहां पे पंचायतों की स्थापना कैसी होनी चाहिए, इसके लिए भूरिया कमेटी का गठन किया गया 1995 में। तो अगला समिति कौन सा है अपना, भूरिया समिति। भूरिया समिति, इसका गठन कब किया गया, इसका गठन किया गया 1995 में। ठीक, अध्यक्ष कौन थे, तो भूरिया है। उद्देश्य क्या था, तो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना, मतलब अनुसूचित जो अनुसूचित जिले हैं वहां पे पंचायत कैसी होनी चाहिए, इसकी सिफारिशों के लिए भूरिया कमेटी का गठन किया गया था 1995 में। और इसी समिति के सिफारिश का परिणाम था 1996 में आपका पेशा एक्ट, पेशा एक्ट 1996 लागू हुआ। पंचायत एक्सटेंड टू शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार अधिनियम 1996। ठीक, पंचायत एक्सटेंड टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। ये सिफारिश मतलब किसके सिफारिशों पर हुआ, तो भूरिया कमेटी के सिफारिशों पर इसका गठन किया गया या ये अधिनियम लाया गया। और इसने जो 10 अनुसूचित जिले थे, कितने, 10 अनुसूचित राज्यों में पेशा एक्ट लागू है। अब ये 10
10 राज्य कौन कौन से हैं, चलिए इसको मैं बताता हूं, दो दो के सीक्वेंस में याद रखिएगा। पहला देखिए मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में है तो इसी से अलग हुआ था आपका कौन सा, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में भी पेसा एक्ट लागू है। ठीक, दूसरा देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश में है तो तेलंगाना, तेलंगाना से अलग होके बना था। ठीक, तो सॉरी आंध्र प्रदेश से अलग होके बना तेलंगाना, तो तेलंगाना। पांचवा देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से अलग हो गया, पहले क्या था जब आया था आपका 1960 में महाराष्ट्र से अलग होके, मतलब इन लोग को पहले बंबाई प्रांत के नाम से जानते थे, लेकिन फिर उसके बाद जब 1960 में गुजरात इससे अलग हुआ, तो जब महाराष्ट्र में है तो गुजरात। ठीक, अब दो ये ऐसे याद रखिएगा, एक याद रखिए उड़ीसा, और उसी के ऊपर में कौन सा है आपका, ये 7 ये 8, उसी के ऊपर में आपका झारखंड, तो झारखंड याद रखिए। ठीक, अब एक याद रखिए आप 9वां राजस्थान, और 10वां याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, तो ये 10 जगहें हैं, 10 राज्य हैं जहां पे आपका भूरिया कमेटी की सिफारिश पर पेसा एक्ट लागू किया गया। तो ये हो गए हमारे प्रमुख समितियां। ठीक है, ये प्रमुख समितियां हैं। एक समिति और था दंतेवाला समिति, इन्होंने खंड स्तर पर नियोजन की सिफारिश की। एक हनुमंत राव समिति था, इसने जिला स्तर पर नियोजन की क्या की थी, सिफारिशें की थी। तो ये हो गई हम लोग की सारी इंपॉर्टेंट समितियां। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जब लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने क्या किया था, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने किया कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दी जाए, और उसके बाद आपका पीके थुंगन समिति ने और गौडगिल समिति ने भी सारी बातें की। तो अब संवैधानिक दर्जा देने के लिए क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा देने के लिए अब सरकारों द्वारा प्रयत्न किए गए। तो चलिए देखते हैं संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रयत्न। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 73वां संविधान संशोधन विधेयक, और वो कैसे अधिनियम बना, कब लागू हुआ। ठीक, तो अपना ये टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा का दर्जा देने के लिए, संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रयास, संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रयास। ठीक, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। तो सबसे पहले देखते हैं पहला सन, याद रखिएगा 1989। कौन थे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री थे आपका श्रीमान राजीव गांधी, इनकी सरकार थी। तो इन्होंने कौन सा लाया था आपका, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पर 64वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989। ये क्या हुआ कि लोकसभा से तो ये पारित हो गई, लेकिन क्या हुआ, राज्यसभा से पारित नहीं हो पाई। और ये क्या हुआ, 64वां संविधान संशोधन विधेयक क्या हो गया, लैप्स हो गया। ठीक, तो ये पहला प्रयास किसने किया था, राजीव गांधी द्वारा 1989 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास था। ठीक, लेकिन ये क्या हुआ, विफल हो गया। दूसरा देखते हैं 1989 में अब राजीव गांधी का देहांत हो गया, तो उसके बाद कौन अपना प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद बने राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी। कौन सा, राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी के थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह कौन सा, ये मोर्चा पार्टी से थे, राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी। ठीक, ये राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी से आपका कौन सा, पार्टी का नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वाला जो विधेयक था 65वां संविधान संशोधन विधेयक, इन्होंने 65वां संविधान संशोधन 65वां संविधान संशोधन विधेयक 65वां संविधान संशोधन विधेयक
89 लाया, लेकिन ये क्या हुआ कि विश्वनाथ जो राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी थी उसकी सरकार गिर गई। अब सरकार गिर गई तो विधेयक भी क्या हो गया, लैप्स हो गया। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 65वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 क्यों लैप्स हो गया। तो जो राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी में प्रधानमंत्री कौन थे आपका, विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो उनके समय क्या हुआ कि सरकार गिर गई और 65वां संविधान संशोधन विधेयक क्या हो गया, लैप्स हो गया। ठीक, अब देखते हैं तीसरा। अब तीसरा 1992 में यह भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण क्या था आपका वो 64वां संविधान संशोधन विधेयक क्या हो गया, लैप्स हो गया। लेकिन 1992 में थे नरसिम्हा राव, प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिम्हन राव, इनकी सरकार थी। तो इन्होंने लाया आपका कौन सा, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन विधेयक, 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992। ठीक, ये किसकी, कांग्रेस की सरकार थी। अब इस बार यहां पे पूर्ण बहुमत था, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। तो ये क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया। और राष्ट्रपति, इसमें राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर शंकर दयाल, ये राष्ट्रपति थे। इन्होंने भी जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक है उस पर हस्ताक्षर कर दिया। और फाइनली 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ, 73वां, अब जब इन्होंने राष्ट्रपति का जब सिग्नेचर हुआ तो क्या हुआ, ये विधेयक क्या है, कानून बन गया। तो क्या हो गया, 73वां संविधान संशोधन जो विधेयक था वो क्या बन गया, कानून बन गया, अधिनियम बन गया, अधिनियम। और क्या कहलाया, 1992। जैसे ही शंकर दयाल ने लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया, और राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के हस्ताक्षर के बाद ये क्या बन गया, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। और फाइनली इसको 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। और इसी कारण 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, इस प्रकार क्या हुआ, आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया। तो संवैधानिक प्रयत्न में सबसे पहले कौन था, राजीव गांधी की सरकार आई। राजीव गांधी सरकार ने 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, किस पे, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पे किया था। और ये क्या हो गया आपका, लोकसभा से तो पारित हो गया पर राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया। दूसरा 1989 में ही जब राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी की सरकार बनी तब प्रधानमंत्री कौन थे आपके, विश्वनाथ प्रताप सिंह। उन्होंने भी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 65वां संविधान संशोधन विधेयक किया। लेकिन क्या हुआ कि सरकार ही गिर गई। अब गठबंधन की सरकार थी, गिर गई। गिरने के बाद अब वो भी अपना 65वां संविधान संशोधन विधेयक भी क्या हो गया, लैप्स हो गया। उसके बाद जब फिर से 1992 में कांग्रेस की सरकार बनी तब प्रधानमंत्री थे आपका नरसिम्हन राव। जब नरसिम्हन राव सरकार थे तब उन्होंने 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 प्रस्तुत किया। यह लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया, और राष्ट्रपति शंकर दयाल के सिग्नेचर के साथ यह क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। और इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दी गई। इस प्रकार से भारत में संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल गया। अगले वीडियो में हम लोग, जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग 73वें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।